मॉर्निंग क्लास। तो हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था जिसका नाम था हमारा फ्रिक्शन। चैप्टर 12 हमारा क्या था? फ्रिक्शन। और हम लोगों ने ये पढ़ लिया था जो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो बेटा हमारा था फ्रिक्शन फोर्स। जो फोर्स को रोकता है वो था हमारा फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन बेटा क्यों होता है? दो सरफेस में जो इरेगुलरिटीज होती हैं उनके कारण हमारा क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन होता है। Even those surface which appear very smooth have a large number of minor irregularities on them। तो बेटा जो हमारी जो एकदम प्लेन सरफेस होती हैं उनमें भी, जो स्मूथ सरफेस होती है उनमें भी बहुत सारी क्या होती है? इरेगुलरिटीज होती है। इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेस डॉग इनटू वन अनदर। और जो इरेगुलरिटीज होती हैं दोनों सरफेस में वो क्या करती हैं? एक दूसरे में क्या होती हैं? लॉक हो जाती हैं। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। और जब बेटा हम लोग को जैसे इरेगुलरिटीज के हम लोग को कोई चीज फोर्स से खींचनी होती है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? अपना फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। अब जैसे हम लोग की कोई एक बुक है वो हम लोग ने टेबल में रख दी और उसको हम लोग बहुत तेज से क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं। और फिर अगर उसको हम लोग को खींचना है तो पुल करना है तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो इंटरलॉकिंग है सरफेस की, दोनों सरफेस के बिटवीन में जो इंटरलॉकिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि हम लोग उसके ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं तो इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फ्रिक्शन हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। We have to apply a force to overcome interlocking on the rough surface। तो हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा इंटरलॉकिंग को हटाने के लिए। There are a larger number of irregularities, so the force of friction is greater in the rough surface is involved। और बेटा जहाँ पे larger number of इरेगुलरिटीज होंगी, ज्यादा होंगी हमारी इरेगुलरिटीज, वहां पे हमारा फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। और इरेगुलरिटीज ज्यादा कहाँ होती है बेटा? हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो रफ सरफेस होती है उसमें इरेगुलरिटीज ज्यादा होती है प्लेन सरफेस के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा। उसके बाद आप अपनी एक बुक में एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी है। टेबल भी आपको बिल्कुल स्मूथ लगती है, बुक भी स्मूथ लगती है, लेकिन ये जो है बेटा ये इसके बीच की हम लोग को इरेगुलरिटीज का डायग्राम है। अब देख रहे हो आप, दोनों चीज इतनी स्मूथ है लेकिन फिर भी उसके बीच में क्या है? कुछ इरेगुलरिटीज है। तो बेटा कोई भी चीज कितनी भी स्मूथ है लेकिन फिर भी उसके बीच में कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, वहीं पे हमारा क्या होता है? फ्रिक्शन कॉज होता है। वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेस। हम लोग ने क्या देखा? दो सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज है उसी की वजह से हमारा फ्रिक्शन क्या हो रहा है? कॉज हो रहा है। इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। अभी मैंने आपको बताया अगर हम लोग उस सरफेस को क्या करेंगे? प्रेस करेंगे, हार्ड से प्रेस करेंगे, हार्डर प्रेस करेंगे तो जो इंटरलॉकिंग होगी, जो फ्रिक्शन हो, इंटरलॉकिंग बढ़ेगी और हमारा इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। यू कैन एक्सपीरियंस बाय द ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। और हम लोग इसका एक्सपीरियंस कब कर सकते हैं? जो मैट होती है उसके ऊपर जब पर्सन बैठे हो तब हम लोग उसको खींचे तो हम लोग को क्या लगेगा? फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि उसमें फ्रिक्शन क्या होगा बेटा? ज्यादा लग रहा होगा। क्योंकि जो सरफेस है उसके ऊपर क्या है? बहुत सारे लोग उसको प्रेस कर रहे हैं, हार्ड से प्रेस कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब उसमें कोई नहीं बैठा होगा, उसको कोई प्रेस नहीं कर रहा होगा तो हम लोग उसको इजिली पुश कर पाएंगे, पुल कर पाएंगे। तो वो हमारा क्या होगा बेटा? तो हम लोग को समझ आ जाएगा कि फ्रिक्शन कब ज्यादा लग रहा है और कब कम लग रहा है। ये हम लोग आराम से एक्टिविटी अपने घर में कर सकते हैं। अब रिकॉल योर एक्सपीरियंस इन द लास्ट टाइम यू मूव द हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हम लोग ने लास्ट चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर में हम लोग ने एक बॉक्स को मूव किया था ना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो हम लोग अब न्यू एक्टिविटीज करेंगे। व्हाट इज ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट ऑलरेडी इन मोशन? अच्छा आप बताइए, कोई चीज जो रेस्ट में है, जो चीज एकदम सीधी खड़ी हुई है, रेस्ट में है, उसको मूव करना हार्ड होगा या फिर उस चीज को मूव करना इजी होगा जो चीज ऑलरेडी मोशन में है? तो बेटा जो हमारी चीज मोशन में होगी उसको हम लोग को मूव कराना बहुत इजी होगा। किसके अकॉर्डिंग? जो चीज हमारी मोशन में नहीं होगी। तो बेटा हम लोग ने एग्जाम्पल में क्या देखा था कि अगर हम लोग का जो बॉक्स है वो ऑलरेडी मोशन में है तो उसको हम लोग को मोशन कराना बहुत ईजिली होगा, हम लोग उसको आराम से मोशन में ला सकेंगे। लेकिन अगर कोई चीज रेस्ट में है उसको मोशन कराने में हम लोग को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम
The force required to overcome friction at the instant of an object start moving from the rest is the measure of static friction. तो बेटा static friction हमारा क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट जो हमारा रेस्ट में है उसको मोशन कराने के लिए जो हम लोग को फोर्स लगाना पड़ रहा है वो बेटा हमारा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है बेटा. द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट एन इंस्टेंट ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. वो फ्रिक्शन जब हम लोग को लगाना पड़ेगा, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है उसको मोशन कराने के लिए हम लोग को जो फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा वो बेटा हमारा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमने समझ लिया. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑन द अदर हैंड द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग एट द सेम स्पीड इज मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. बेटा वो फोर्स जो हम लोग को लगाना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट मूविंग है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसी को सेम स्पीड में और मोशन कराने के लिए जो हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा वो बेटा हमारा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जो फ्रिक्शन हम लोग को, जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है उसको फ्रिक्शन और मोशन कराने के लिए जो हम लोग फ्रिक्शन लगा रहे हैं वो बेटा हमारा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन. समझ में आया ना बेटा? तो फोर्स, तो एक बार फिर से डेफिनेशन बताती हूँ ना मैं. The force required to overcome friction at the instant an object start moving from the rest is a measure of static friction. Static friction बेटा हमारा क्या है? अगर कोई चीज रेस्ट में है उसको मोशन कराने के लिए जो फ्रिक्शन लगा रहे हैं वो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन. फिर द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज द मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. कोई स्पीड में है, मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, उसको सेम स्पीड में मोशन कराने के लिए जो हम लोग फ्रिक्शन लगा रहे हैं वो बेटा है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन. when the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into contact point of the force. अभी हम लोग ने देखा था अगर दो चीज हम लोग एक दूसरे के ऊपर रख रहे थे तो वो इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा था, और अगर कोई चीज रेस्ट में है तो इंटरलॉकिंग हो रखी होगी, इसीलिए हम लोग को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा. लेकिन अगर कोई चीज ऑलरेडी मोशन में है तो इंटरलॉकिंग हो नहीं पाएगी, इसकी वजह से हम लोग का फ्रिक्शन उसमें कम लगेगा. सो द स्लाइडिंग ऑफ द फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. तो बेटा जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो हमारा कुछ छोटा होता है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से. समझ में आया बेटा? जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो लेस होता है, कम होता है, किससे? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन से. ठीक है बेटा. इसीलिए यू फाइंड इन सम वॉट ईजियर टू मूव द बॉक्स इन ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड. इसीलिए आपको ईजी लगा कोई चीज मोशन में उसको और तेज मोशन कराने में. किसके अकॉर्डिंग? कोई चीज को अगर हम लोग को स्टार्ट से मोशन कराना है. ठीक है बेटा, इतना समझ में आया ना आप लोगों को? स्टार्ट हो गया. ठीक है. फ्रिक्शन आर नेसेसरी और एविल. जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए नेसेसरी भी है और एविल भी है, खराब भी है और अच्छा भी है. अब रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस इट इज इजियर टू होल्ड कुल्लर और अ ग्लास टम्बलर. अब देखो एक ग्लास टम्बलर मतलब जो ग्लास होता है, कांच का ग्लास, उसको पकड़ना इजी है कि कोई अर्थन पॉट मतलब जो कुल्लर होता है उसको पकड़ना इजी है. ठीक है. अब सपोज द आउटर सरफेस ऑफ अ टम्बलर इज ग्रीसी और अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, वुड इट बिकम इजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट ऑन इट. अब देखो जैसे आप लोगों ने मम्मी से क्या मांगा? ग्लास मांगा, और वो खाना बनाई थी, उनके हाथ में क्या था? तेल था. तो उसने उन्हीं हाथों से एक ग्लास आपको, कांच का ग्लास आपको दिया, तो कांच के ग्लास में क्या लग जाएगा? ग्रीस लग जाएगी, तेल लग जाएगा. तो उसकी वजह से आपके हाथ से जो ग्लास होगा वो छूट के गिर जाएगा. लेकिन ऐसा कुल्हड़ में नहीं होगा. कुल्हड़ आप पकड़ लोगे टाइट से क्योंकि उसकी जो सरफेस है वो रफ है और जो ग्लास की सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, इसलिए वो आराम से गिर जाएगा आपके हाथों से. ठीक है. Recall also how difficult it is move on a wet muddy track और a wet marble. अब आप ये भी सोचो जब आपको कीचड़ में चलना होता है तो आपको कितनी डिफिकल्टीज होती है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम होता है. और वेट मार्बल जो आपके टाइल्स लगे होते हैं उनमें अगर पानी गिर जाए तो भी आप क्या हो जाते हो? फिसल के गिर जाते हो, तो वो भी आपको बहुत डिफिकल्ट होता है. कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? क्या आप सोच सकते हो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या आप वॉक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे आप वॉक. यू कुड नॉट राइट विथ पेन और अ पेंसिल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन. आप जो पेन या पेंसिल से अपनी कॉपी में लिखते हो फ्रिक्शन की वजह से ही वहीं पे रुक जाता है, वरना अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे. ठीक है. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, जो आपकी टीचर राइटिंग करती है, जैसे पहले
यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है वो फ्रिक्शन की वजह से ही उसमें स्टिक है, उसमें लगा हुआ है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये पूरी चौक क्या होगी, नीचे आ जाएगी, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सारे नीचे आ जाएंगे। कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चौक एंड द बोर्ड? अगर चौक और बोर्ड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग जो बोर्ड में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। If an object start moving, it would never stop if there were no friction. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर देगा, मोशन में स्टार्ट कर देगा, मूविंग करना स्टार्ट कर देगा, और अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं है तो वो रुक नहीं पाएगा, ठीक है। Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, अगर ऑटोमोबाइल जो ऑटोज होते हैं और जो रोड होती है उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऑटो ब्रेक लगाएगी तो वो रुक नहीं पाएगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। दे कुड नॉट बी स्टार्टेड, स्टॉप और चेंज नो डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ना वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाएगी, ना वो स्टार्ट हो पाएगी, ना वो स्टॉप हो पाएगी। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, तुम ना ही जैसे आप कील ठोकते हो वो भी आप नहीं रुक पाओ, क्योंकि वो वहां पे रुकेगी ही नहीं, कील क्या हो जाएगी, गिर जाएगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एविल टू, और दूसरे हाथ में क्या है, फ्रिक्शन हमारा एविल भी है, अगर नेसेसरी है तो एविल भी है, खराब भी है। इफ वियर आउट द मटेरियल वेदर देयर आर स्क्रूज, बॉल बीयरिंग और सोल ऑफ द शूज, जो हमारे जो शूज के सोल होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े दिनों में घिसने लगते हैं। बॉल बीयरिंग जो हमारे नल में लगे होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े दिन में घिसने लगते हैं। स्क्रू भी थोड़े दिन में क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। यू माइट हैव सीन worn आउट स्टेप ऑफ फुट ओवर ब्रिज एट रेलवे स्टेशन, जब आप रेलवे स्टेशन जाते होंगे तो आपने देखा होगा जो ट्रेन की पटरियां हैं वो क्या है, वो एकदम घिस गई हैं, और जो हमारी सीढ़ियां हैं वो भी घिस गई हैं। किसकी वजह से, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन की वजह से वो पूरी घिस गई है। और फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, जैसे हम लोग हाथ अपने दोनों एक दूसरे में रब करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। और जैसे मिक्सर होता है, जो मम्मी लोग मिक्सर यूज करती हैं, तो मिक्सर जब हमारी मम्मा मिक्सर चलाती हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, हीट प्रोड्यूस होती है। जब मिक्सर चला तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, तो कहीं कहीं फ्रिक्शन हमारा एविल भी है। जैसे हम लोग जब हम लोग बहुत ज़्यादा चले तो हमारे क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से ही हमारे जो शूज़ होते हैं उनकी सोल क्या हो जाती है, फटने लगती है। तो फ्रिक्शन कहीं कहीं खराब भी है, लेकिन बहुत जगह फ्रिक्शन की ज़रूरत भी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। ओके बेटा, तो यहीं पे हम लोग ये क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास।